दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का राजा है, जो आकार और गुणों में बाकी सब ग्रहों से बड़ा है। असल में अगर कोई दूर से हमारे सौर मंडल को देखेगा तो उसे सिर्फ सूरज और बृहस्पति ही दिखाई देंगे। बाकी के ग्रह तो अंतरिक्ष का कचरा लगेंगे। बृहस्पति के आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर यह सौर मंडल के सारे ग्रहों को 2 बार निगल भी जाए तब भी जगह बच जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो यह सबसे खतरनाक भी है। अब ये देखो, यहां साफ साफ लिखा है कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक ग्रह है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाएगा तो वो जुपिटर की ऊपरी परत तक भी नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले ही वो जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से मर जाएगा। तो अगर हम जुपिटर को सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ग्रह जुपिटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर हमें जुपिटर को अच्छे से समझना है तो हमें इसकी कहानी शुरू से शुरू करनी होगी। यानी हमें समय में पीछे जाकर देखना होगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना, और अगर जुपिटर नहीं होता तो क्या होता। क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई फर्क पड़ता अगर जुपिटर होता या नहीं, या ये बेबुनियाद है? तो चलिए समय में वापस चलते हैं और जुपिटर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए जुपिटर की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला बनाया गया प्लैनेट था। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं था। हमारा सोलर सिस्टम बस गैस के बड़े बड़े बादल थे जो फिर सूखने लगे। तो उनके सूखने से हमारा सूरज पैदा हुआ और जुपिटर भी। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा सूरज एक स्टार है। तो जब भी कोई नया स्टार पैदा होता है, उसके चारों ओर एक डस्ट की डिस्क बन जाती है, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। और इसका नाम ही इसका मतलब है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी एक ऐसी डिस्क जो प्लैनेट्स बनाती है। तो ये डिस्क एक स्टार के आसपास 5 से 10 मिलियन साल तक रहती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले ये कई प्लैनेट्स बना देती है जो फिर उस स्टार के चारों ओर घूमने लगते हैं। और यही हुआ हमारे सूरज के साथ भी दोस्तों। जब हमारा सूरज पैदा हुआ तब उसके चारों ओर एक डस्ट की डिस्क थी, जिसमें कई मैटर्स बनने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे, और इसी टक्कर की वजह से जुपिटर भी बनने लगा। तो जुपिटर सबसे पहले बना, और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है। क्योंकि दोस्तों, सारे प्लैनेट्स उसी डस्ट से बने हैं जिससे जुपिटर बना, और इसलिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्योंकि जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज्यादा डस्ट सोख पाएगा, और जो प्लैनेट सबसे ज्यादा डस्ट सोखेगा वो निश्चित रूप से सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। और मजेदार बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जो जुपिटर को एक स्टार बनाते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। दरअसल हमारा सूरज भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जुपिटर बस साइज में छोटा था, वरना ये भी एक स्टार होता। और इसलिए जुपिटर को फेल्ड स्टार भी कहते हैं, यानी एक ऐसा स्टार जो बनते बनते रह गया। तो ये थी जुपिटर के बनने की कहानी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस समय में जब इंसानों ने जुपिटर को देखा। तो चलिए चलते हैं प्लैनेट जुपिटर की खोज पर। दोस्तों, जुपिटर बहुत पुराने जमाने से ही डिस्कवर हो गया था, क्योंकि जुपिटर उन प्लैनेट्स में से एक है जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न ये वो प्लैनेट्स हैं जो बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। ये प्लैनेट्स एक बड़े स्टार जैसे दिखाई देते हैं, और इसी वजह से एंशिएंट टाइम्स में लोगों ने इन प्लैनेट्स को देखा और उन्हें लगा कि सोलर सिस्टम में बस 5 ही प्लैनेट्स हैं। और ये बात मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताई है। खैर, जुपिटर भी एक प्लैनेट है, ये तो लोगों को पता ही था, लेकिन कुछ बातें लोगों को अभी भी नहीं पता थीं। दोस्तों, सबसे पहले जुपिटर को देखने वाले इंसान थे गैलीलियो। गैलीलियो ने 1610 में एक छोटे से टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, और उन्होंने जुपिटर के 4 बड़े मून्स भी देखे। तो गैलीलियो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला कि अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट के पास भी मून्स हो सकते हैं, और एक नहीं बल्कि कई सारे हो सकते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर के जो 4 मून्स देखे थे वो थे गैनीमीड, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो। और ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं। तो अब हमने जुपिटर की कहानी और उसकी डिस्कवरी देख ली। तो अब सवाल ये उठता है कि जुपिटर जरूरी क्यों है? जुपिटर के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, अगर जुपिटर नहीं होता तो आज अर्थ पर लाइफ नहीं होती। क्योंकि जुपिटर हमारी पृथ्वी के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। जो एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, जुपिटर उन्हें अपनी ग्रेविटी से या तो दूर फेंक देता है या फिर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से आज धरती पर जीवन है। अगर जुपिटर नहीं होता
तो पृथ्वी पर और उसके आगे के 3 ग्रहों पर एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही होती। मतलब जुपिटर अपने आगे वाले 4 ग्रहों को एस्टेरॉइड्स से बचाता है। अब सवाल यह है कि ये एस्टेरॉइड्स आते कहां से हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट से आते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस बेल्ट में करीब 1 से 2 मिलियन एस्टेरॉइड्स हैं और 2021 में हुई स्टडी के हिसाब से जिस एस्टेरॉइड से डायनासोर खत्म हुए थे, वो एस्टेरॉइड भी एस्टेरॉइड बेल्ट से ही आया था। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड्स बारिश की तरह होंगे, मतलब एक के बाद एक एस्टेरॉइड। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर तक नहीं पहुंच पाता। एस्टेरॉइड्स के बीच की दूरी लाखों किलोमीटर है। एक अनुमान के मुताबिक एस्टेरॉइड्स के बीच की दूरी करीब 10 लाख किलोमीटर है। और अगर हम अपनी पृथ्वी का डायमीटर देखें तो हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। इतनी दूरी होती है एस्टेरॉइड्स के बीच में। तो इसके हिसाब से उस दूरी में 235 पृथ्वी समा सकती हैं। तो यह है जुपिटर की इंपॉर्टेंस। अब चलिए बृहस्पति के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है, जो सूर्य से 5.2 AU दूर है। अगर आपको AU के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक AU कहते हैं। तो अगर बृहस्पति सूर्य से 5 AU दूर है तो इसका मतलब है कि यह पृथ्वी और सूर्य से 5 गुना ज्यादा है। पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन बृहस्पति तक सूर्य की रोशनी 43 मिनट में पहुंचती है। बृहस्पति का घूमना सौर मंडल के बाकी सब ग्रहों से तेज है। जहां पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, वहीं बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है, जिसकी वजह से यह सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बन जाता है। हाँ, बृहस्पति सबसे तेज घूमता जरूर है, पर सबसे तेज चक्कर नहीं लगाता। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, लेकिन बृहस्पति के ऑर्बिट के बढ़ने की वजह से उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लग जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बसंत वगैरह। लेकिन अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति पर कोई मौसम नहीं होता। वहां का तापमान हमेशा वैसा ही रहता है जैसा शुरू से था। और अगर हम बृहस्पति के आकार की बात करें, बृहस्पति की चौड़ाई पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है। और अगर पृथ्वी को बृहस्पति के अंदर भरा जाए तो उसमें 1312 पृथ्वी समा जाएंगी। असल में बृहस्पति में इतनी जगह है कि वह सभी ग्रहों को 2 बार खा सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जगह बची रहेगी। और अगर आप बृहस्पति के आकार का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप एक हाथ में अंगूर और दूसरे में बास्केटबॉल ले सकते हैं। तो अंगूर हमारी पृथ्वी है और बास्केटबॉल बृहस्पति। खैर, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इससे जुड़ी हर चीज हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी चीज है। जैसे बृहस्पति का सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, बृहस्पति का चांद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, और हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े तूफान भी बृहस्पति पर आते हैं। यानी बृहस्पति का किसी भी छोटी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में सब कुछ बड़ा है, और इसकी वजह यह है कि बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया था, जो बाकी सभी देवताओं का राजा था और उनमें सबसे बड़ा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति से जुड़ी हर चीज बड़ी है, जैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है कि उसका आकार पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना बड़ा है, जो पूरे सूर्य से भी बड़ा है। और इसकी पूंछ 1 बिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इतनी दूरी है कि यह लगभग सूर्य और शनि की दूरी के बराबर है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड को देख सकें तो यह हमें आकाश में उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना हम चांद को देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के कोर में पिघला हुआ धातु है जो पृथ्वी को मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं है कि बृहस्पति के कोर में क्या है। क्या वहां भी कोई पिघला हुआ धातु है या कोई पत्थर है जो आकार में पृथ्वी से 10 से 20 गुना बड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे खतरनाक ग्रह है, जहां एक इंसान उतरने से पहले ही मर जाएगा। तो क्या एक इंसान बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के बृहस्पति पर उतर सकता है? इसका जवाब है नहीं। बृहस्पति एक गैस का गोला है जहां कोई जमीन नहीं है, केवल गैसें हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और 4 गैस प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जहां उतरने के लिए एक प्रॉपर सरफेस होती है। इस हिसाब से हमारे सौर मंडल के पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, या सीधे शब्दों में आप इन्हें रॉक प्लैनेट्स कह सकते हैं।
और अगर हम गैस प्लैनेट्स की बात करें तो गैस प्लैनेट्स उन्हें कहा जाता है जहां उतरने के लिए कोई प्रॉपर सरफेस नहीं होती है, बल्कि वे या तो गैसों से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे सौर मंडल में 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैस प्लैनेट्स हैं। लेकिन अरुण और वरुण को आइस प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ग्रह ज्यादातर बर्फ से बने हैं। तो चलिए वापस बृहस्पति पर आते हैं। दोस्तों, जैसे कि बृहस्पति एक गैस का गोला है, वहां कोई प्रॉपर सरफेस नहीं है, बल्कि वहां केवल गैसें हैं। गैसों का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के अंदर उतरता है तो वह बृहस्पति के अंदर गिर जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह बृहस्पति के कोर तक पहुंचे, वह या तो गैसों के प्रेशर के कारण फट जाएगा या गैसों के बहुत ज्यादा गर्म तापमान के कारण वाष्पीकृत हो जाएगा। और ऐसा एक बार पहले ही हो चुका है। दोस्तों, अभी तक बृहस्पति पर 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के अंदर गया था वह गैलीलियो था। जब दो जुड़वा स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बृहस्पति के पास से गुजरते हैं तो वे दोनों बताते हैं कि बृहस्पति के अपने रिंग्स हैं और वे बृहस्पति के कुछ नए चांद भी खोजते हैं। तो यह सब देखने के बाद वैज्ञानिक सोचते हैं क्यों ना ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जाए जो बृहस्पति के चांद का अध्ययन कर सके और बृहस्पति के अंदर देख सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते हैं जिसे गैलीलियो कहा जाता है, जिसमें वे एक छोटा प्रोब लगाते हैं जिसे वे फिर बृहस्पति पर उतारने की सोचते हैं। तो जैसे ही वह प्रोब बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, उसने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, यह सब हम बृहस्पति के पार्ट 2 में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।